अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू डू स्टेशन पे खुशामदीद एक और वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ जी आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। और मेरी जो एफर्ट्स हैं जी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, इस उम्मीद के साथ एक और वीडियो में हाजिर है। हम अपनी सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें एचएससी को सीख रहे हैं आसान तरीके में, बिगनर से एक्सपर्ट लेवल में तक। तो हमने फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल कवर किए। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने इंट्रोडक्शन टू एचएससी देखा, सेकंड में हमने जो बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स हैं एचएससी के उन्हें कवर किया था। अब थर्ड मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतल्लिक़ जो लेजिस्लेशन लॉज, इंटरनेशनल और लोकल लॉज होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं। तो इसको हम तीन पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एचएससी की जो लेजिस्लेशन या फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी कंप्लायंस क्या होती है, नॉन कंप्लायंस के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि दुनिया में कौन से मशहूर या फेमस जो ग्लोबली एक्सेप्टेड और प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स हैं या रेगुलेशंस हैं, तो उनके बारे में आइडिया लेंगे। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि इनके अंदर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयर स्पेशली, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो क्या होती हैं। और कुछ केस स्टडीज से कोशिश करेंगे उनको अंडरस्टैंड करें कि इनके कैसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी की लेजिस्लेशंस क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। वेलकम टू प्रेजेंटेशन में खुशामदीद। हमारी सीरीज एचएससी एबीसी टू एक्सवाइजेड विद डॉक्टर डोज लर्न फ्रॉम द स्क्रैच में हमारा मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे आज, जो कि है जी हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस एंड फ्रेमवर्क्स। बेसिकली एचएससी के मुतल्लिका जो लॉज है इंटरनेशनल और लोकल, उस पर डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 है उसका, जिसके अंदर हम इनका ओवरव्यू करेंगे आज। जी, इंट्रोडक्शन देखते हैं आज के टॉपिक का। आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की लेजिस्लेशन और फ्रेमवर्क्स हैं, ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं इफेक्टिव एचएससी की इम्प्लीमेंटेशन में और आपके जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में। बेसिकली इनके दो मोस्ट क्रूशल जो रोल है, वो है जी, नंबर वन, ये आपकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचएससी, ताकि आपकी जो रिस्क और हैजर्ड मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव हो और आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो इंसिडेंट्स वगैरह की शक्ल में। आपके लोग, बिजनेस और जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो इसको इंश्योर करवाती है। देन सेकंड रोल जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज को ये आइडेंटिफाई करती हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई करके देती है कि कौन किस लिए किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ में उसके अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देती है कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करते तो क्या इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो अब एज ए एचएससी प्रैक्टिशनर अच्छी एचएससी लेजिस्लेशंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है एट सर्टन लेवल अंडर द लॉ। ये कानून की जो नज़र में आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है इनकी, ये कैसे काम करती हैं, ये क्या होती हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ऑब्वियसली ड्यू टू सम नेग्लिजेंस हो सकता है आप कानून के दायरे में, आप उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। तो इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हम ओवरव्यू लेंगे कि ये एचएससी की जो लेजिस्लेशन वगैरह है ये कैसे काम, ये होती क्या है, देन इनके क्या स्कोप्स हैं, कैसे काम करती हैं, और सेकेंडली इनकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर हम इनको कंप्लाई नहीं करते या फुलफिल नहीं करते। जी, आज के टॉपिक में जी हम ओवरव्यू ऑफ एचएससी रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स में इंट्रोडक्शन टू एचएससी लेजिस्लेशंस एंड स्टैंडर्ड्स ये कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे कैसे की जा सकती हैं या होती हैं, जिसमें क्रिमिनल लॉ देखेंगे, सिविल लॉ देखेंगे, गाइडलाइंस क्या होती हैं एचएससी के मुतल्लिका, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, देन ये इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और कंप्लायंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है और नॉन कंप्लायंस की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू एचएससी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स ये क्या होता है। तो फर्स्ट डिफाइन इट, लेट्स सेट ऑफ रूल गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स aimed at protecting workers public environment from the hazards and risk associated with organizations activities। तो बेसिकली ये क्या होते हैं जी, स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन। आप आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हैजर्ड या पोटेंशियल रिस्क होते हैं, आप जब उनको इफेक्टिवली मिटिगेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, सो दैट कि आपके जो वर्कर्स हैं, आपकी पब्लिक है, आपका बिजनेस है, इन्वायरमेंट है, वो प्रोटेक्टेड रहे, तो ये आपको जिस फॉर्म में मिल रहे होते हैं वो रेगुलेशंस होती हैं, यूजुअली स्टैंडर्ड्स होते हैं या आपकी लेजिस्लेशन वगैरह होती हैं। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अब पहले डिफाइन करते हैं कि लेजिस्लेशंस क्या होती हैं। बेसिकली लॉज पास बाय अ गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव बॉडी टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर एचएससी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, ओशा, लाइक। अब जी आप जिस रीजन में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो अथॉरिटी होती है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्स होती हैं, लेजिस्लेटर्स होते हैं, तो वो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसके ऊपर एक जनाब एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं।
जिसके अंदर क्राइटेरिया सेट करते हैं कि यार ये काम है, इसके ये चीज़ें हो सकती हैं, इसको ऐसे किया जाएगा, अगर ऐसे होगा तो वो डिफरेंट कंडीशन वगैरह उसमें सेट करते हैं, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। वो ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और वहाँ पर उसको फिर पास किया जाता है। इसको जनाब आप लेजिस्लेशन कहते हैं, जो कि आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में अपनी जो अथॉरिटी है या लेजिस्लेटर्स हैं वो बनाते हैं। देन वो उसको पास किया जाता है, जब वो पास हो जाता है तो उसको आप लॉ कहते हैं, वो एक्ट बन जाता है। तो इस चीज़ को आप लेजिस्लेशन कहते हैं, ये होता है स्पेसिफिक टू द सम सब्जेक्ट। अब जब वो पास हो जाता है तो उस मुल्क के अंदर या उस रीजन के अंदर जो भी लोग उसके अंडर आते हैं, उन पे लाज़िम हो जाता है कि ये लॉ बन गया, मैंडेटरी है कि आप इसको फ़ॉलो करें। अगर आप उसको फर्दर फ़ॉलो नहीं करते, फ़ेल हो जाते हैं, तो ये क्राइम में आता है और उसके फिर क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं। अब रेगुलेशन को डिफाइन करते हैं। रूल्स और स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड बाय द रेगुलेटरी बॉडी टू इम्प्लीमेंट लेजिस्लेशंस इफेक्टिवली, एग्जांपल ओशा रेगुलेशंस, ईपीए रेगुलेशन। अब ये क्या जी? अब आपकी पार्लियामेंट ने जो है या आपके जो लेजिस्लेटर है उन्होंने लेजिस्लेशन पास की, उससे लॉ बन गया, एक्ट बन गया। अब वो सबके ऊपर लाजिम है कि उसको फॉलो करें। अब वो कैसे फॉलो करेंगे? कौन करवाएगा? तो उसके लिए फिर आपकी गवर्नमेंट्स जो होती हैं यूजुअली वो बॉडीज बनाती हैं, जिनका ये काम होता है कि वो जनाब जो लॉ पास हुआ है उसको रेगुलेट करें, ताकि सब लोग उसको फॉलो कर सकें। उन बॉडीज को हम रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं। अब वो रेगुलेटरी बॉडीज जो होती हैं, वो जो लॉ होता है स्पेसिफिक, सबसे पहले उसको जनाब वो इंटरप्रेट करती हैं, बताती हैं ये क्या है। देन वो उसके अंदर कोई क्लैरिफिकेशंस चाहिए किसी को, वो क्लैरिफिकेशंस देती हैं। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन देती हैं उसके मुतलका, इंस्ट्रक्शंस देती हैं, गाइडलाइंस देती हैं, बताती हैं कि इसको फॉलो कैसे करना है। उस पर पूरा प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा ही जो बॉडी अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये सारे काम कर रही है, उसको हम रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं। और इसका एक और एस्पेक्ट होता है, उसके बाद ये मॉनिटरिंग करती हैं। जब आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं उसके बाद मॉनिटरिंग करती हैं, और मॉनिटरिंग के बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी करती हैं अगर आप उसको जो फॉलो करने में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ऐसी बॉडी जो होती है उसको रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं। और जो रेगुलेटरी बॉडी जो लॉज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाती है, रूल्स बनाती है, उनको हम रेगुलेशंस कह रहे होते हैं। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड की पर डिफाइन कर लेते हैं। एस्टैब्लिश गाइडलाइंस और सेट ऑफ एक्शंस टू एस्टैब्लिश और प्रैक्टिस इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर एचएससी डेवलप्ड बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ। अब स्टैंडर्ड क्या होता है? अब ये भी जनाब स्टैंडर्ड जो होता है बेसिकली ये आपका एक आप सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक अप्रोच होती है टू जो आपने अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है ऑन ग्राउंड, उसके लिए, ताकि आप इसको फॉलो करते हुए इफेक्टिव तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से और कंटिन्यूस जो है उसकी इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क कहते हैं, जो कि एचएससी के हवाले से पाए जाते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। अब ये 2 तरह के हो सकते हैं, आपको इंडिपेंडेंट बॉडी से भी मिल सकते हैं और आपको ऑफिशियल बॉडी से भी मिल सकते हैं, जैसे ओशा है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ में आपकी आईएएस वगैरह आ जाती हैं, तो ये। अब जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं बेसिकली, ये वक़्त के साथ-साथ जो हमने एचएससी सीखी है और उस सारे पुराने एक्सपीरियंस को यूज़ करके प्रोफेशनल्स की मदद से बनाए जाते हैं। ये टेस्टेड होते हैं, ट्रस्टेड होते हैं, इनको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा होता है, इनकी इफेक्टिवनेस का पता होता है। और ये बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जो हम अभी कवर करते हैं नेक्स्ट। तो ये 3 चीज़ें हमने डिफाइन कर ली, लेजिस्लेशंस क्या होती हैं, रेगुलेशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अब सिंपल इसको जनाब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हाउ इट वर्क्स टोटली। तो फर्स्ट जी, जो आपकी लेजिस्लेशंस और रेगुलेशंस होती हैं, इनकी इंटेंशन बेसिकली ये होती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप कर लें, जो कि इफ़ेक्टिव तरीके से आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी है उसको मैनेज करवा दें। अब अगर आप 5 पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लें, अपने ज़हन में बिठा लें, तो आपको इनकी सारी वर्किंग जो है, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, आपने ज़हन में रखें, ये जो आपको लेजिस्लेशंस और रेगुलेशंस होती हैं, ये आपको कंसिडरेशंस देती हैं। यानी कि आपको बताती हैं कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर है, उससे पहले, उसमें इन्वॉल्व होने से पहले आप कोई चीज़ें कंसीडर कर लें। वो प्रोसीजर डेवलप करने की शक्ल में हो सकता है, वो पॉलिसीज़ डेवलप करने की शक्ल में हो सकता है, वो हो सकता है कोई स्टैंडर्ड आपको वो बता दें कि इस किस्म के जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, उनमें से कोई अडॉप्ट कर लें, अदरवाइज़ आप ये काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको ये कंसिडरेशंस दे देती हैं, जो कि आपने टेक इंटू अकाउंट करनी है बिफोर इन्वॉल्वमेंट इंटो द एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। तो ये होती है कंसिडरेशन। देन जी ये बाउंड्रीज़ सेट कर देती हैं, बता देती हैं कि जनाब ये बाउंड्रीज़ हैं, आपने इनसे इनके अंदर रहना है, इनको पूरा करना है, फुलफिल करना है, इससे बाहर नहीं जाना। अब वो एक्शंस की शक्ल में हो सकते हैं या वो रूल्स की शक्ल में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको बता सकते हैं जनाब स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो इश्यू उसमें इन्वॉल्व होने से पहले आपने एबीसीडी रिस्क असेसमेंट करनी है, पीटीडब्ल्यूज़ बनाने हैं, पीटीडब्ल्यू इम्प्लीमेंट करने हैं, देन आपने कॉम्पिटेंसीज़ को मेक श्योर करना है, ये एटसेक्ट्रा। तो इनको हम बाउंड्रीज़ कह सकते हैं।
थर्ड प्रिंसिपल जो आ जाता है जी आपको, वो आ जाता है गाइडलाइंस। अब ये आपको क्या दे रही होती है, गाइडलाइंस भी दे रही होती है। यानी कि आप गाइडलाइन में क्या, जो आपकी ये गाइडलाइंस बेसिकली रेगुलेशन की शक्ल में होती है। ये आपने जो लॉ पास किया उसको सबसे पहले तो ये इंटरप्रेट करेंगी, बताएंगी। फिर आपके अंदर अगर कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो आपको क्लैरिफाई करेंगी उस हवाले से। फिर आपको इन्फॉर्मेशन देंगी, इंस्ट्रक्शंस देंगी कि उनको मीट कैसे करना है। देन हो सकता है जी आपको प्रोसीजर्स भी बना के दें। जैसे ओशा बॉडीज़ हैं, डिफरेंट बॉडीज़ हैं रेगुलेटरी, वो साथ में प्रोसीजर्स भी दे रही होती हैं कि आप इनको फॉलो करें। तो इनको आप कहते हैं गाइडलाइन। तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कम्प्रिहेंसिव लेवल पर, ताकि आप इज़िली जो है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है लॉ की, उन्हें पूरा कर सकें। फोर्थ पॉइंट आ जाता है जी इसमें, रिस्पॉन्सिबल असाइनमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको एट द सेम टाइम ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने दी हुई हैं, डेजिग्नेशंस दी हुई हैं, उनको फिर ये जनाब रिस्पॉन्सिबल भी ठहराता है लॉ। बताता है कि जनाब इस काम के लिए ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा, इस काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। और साथ में फिर आपको अकाउंटेबिलिटी भी बताता है कि जनाब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डिफरेंट लेवल पर, आप इनको मीट करेंगे, अदरवाइज ये अकाउंटेबिलिटी का क्राइटेरिया है, ये इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो ये चारों के पांचवा जनाब इसके अंदर जो आता है वो आ जाता है जी मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। अब उसके बाद जनाब ये सारी चीजें करने के बाद जो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज होती है वो मॉनिटरिंग करती हैं, इंस्पेक्शंस कर सकती हैं जाके। देन अगर कोई उनको ब्रीचेस मिलती हैं तो उसके ऊपर वो एक्शन ले सकती हैं। उसके डिफरेंट किस्म के वो हम आगे डिस्कस करते हैं, प्रोसिक्यूशन, फाइन्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो मिलकर काम कर रही हैं। अब हम हमारी ये जो लेजिस्लेशन, रेगुलेशंस और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हमने अभी इंट्रोडक्शन लिया, अंडरस्टैंड किए, उनकी हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। कैसे कर सकते हैं जी? इनको हम क्रिमिनल लॉज हो सकते हैं, ये सिविल लॉज की शक्ल में हो सकते हैं, ये गाइडलाइंस की शक्ल में है, ये स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, और इंटरनेशनल लॉज होते हैं। अब इनको जनाब वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। क्रिमिनल लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टैट्यूट ही कहलाता है, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट टू रेगुलेट एंड इन्फोर्स एचएससी। पार्लियामेंट इसको, एचएससी को इम्प्रूव करने के लिए इनेक्ट करती है। लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट पासिस लॉ। आपकी जो पार्लियामेंट के लेजिस्लेटर होते हैं वो पास करते हैं लेजिस्लेशन की फॉर्म में, फिर ये लॉ बनता है, एक्ट बनता है। जैसे आपका हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है 1974। फिर जी रेगुलेशन होती है, रेगुलेटरी बॉडीज क्रिएट रेगुलेशंस टू इन्फोर्स द लॉ। आपकी गवर्नमेंट जो होती है जो लॉ पास किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूजली रेलिवेंट बॉडीज बनाती है, उनको रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं। वो उस लॉ को उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, सारी गाइडलाइन देते हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है, और क्या फिर उसको इन्फोर्स करवाती हैं। इन्फोर्समेंट में रेगुलेटरी बॉडीज इंस्पेक्ट वर्कप्लेस एंड इन्फोर्स द कंप्लायंस। वो जो रेगुलेटरी बॉडी के नुमाइंदे होते हैं उनको आप इंस्पेक्टर्स कहते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं किसी भी, और उसके बाद जाके वहाँ इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं कंप्लायंस लेवल। अगर ये आपका कंप्लायंस लेवल मीट नहीं होता तो आपकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। नॉन कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशंस को फाइन्स हो सकते हैं, कोर्ट्स में लेके जाया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा आपकी रेपुटेशन डैमेज वगैरह हो जाती है। जो आपका क्रिमिनल लॉ होता है इसका बेसिकली फोकस जो होता है ये आपका डेटरेंस पे होता है और पनिशमेंट पे होता है, ताकि जो लोग हैं इसको फॉलो करें और एचएससी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। हमने जैसे पहले डिस्कस किया ये कैसे काम करता है। तो आपकी लेजिस्लेशन लॉ पास किया जाता है, उसके बाद आपकी रेगुलेटरी बॉडी बनती है जो कि उसपे आपको गाइडलाइन देती है, इंटरप्रेट करती है, क्लैरिफाई करती है चीज़ों को, और उसके बाद फिर वो इन्फोर्समेंट करवाती है, वो इंस्पेक्शंस करती है। अगर लोग उसे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं कर रही तो फिर आपको अकाउंटेबल करती है। सिविल लॉ, इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है। सिविल लॉ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन कवरेज फॉर द इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय एचएससी रिलेटेड इंसिडेंट। अब ऑर्गेनाइजेशंस के काम की वजह से अगर कोई फर्द या ग्रुप ऑफ पीपल या सोसाइटी का कोई एलिमेंट ये समझता है कि उनका नुकसान हुआ या एनवायरनमेंट का नुकसान हो गया, तो वो कोर्ट में जाके, सिविल कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है कि जनाब ड्यूटी होल्डर था एबीसी, उसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया, तो हमें कंपनसेशन लिखी जाए। तो ऐसी कवरेज को हम सिविल लॉज कहते हैं। जजेस डेवलप सिविल लॉ प्रिंसिपल्स थ्रू द कोर्ट डिसीजन। अब ये जो सिविल लॉ होते हैं यूजुअली ये आपकी लेजिस्लेशंस के थ्रू नहीं आते, क्योंकि ये रिलेटेड टू होते हैं आपके ह्यूमन राइट्स या इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो कि आमतौर पर मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इन सबको कवर करना लेजिस्लेशंस के थ्रू, क्योंकि ये डेली बेसिस पे अराइज हो रहे होते हैं। तो आमतौर पर ये जो है कोर्ट के आगे कोई क्लेम लेके चला गया, या किसी दूसरे केस की हियरिंग हो रही थी उसके अंदर से कोई पॉइंट निकल आया, तो जजेस जो होते हैं फिर एक स्पेसिफिक मैटर के ऊपर अपनी जो जजमेंट्स देते हैं, अपने प्रिंसिपल सेट कर देते हैं, उनको फिर हम प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं। तो ये लॉ बन जाते हैं, सिविल लॉ बन जाते हैं। जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं या स्पेशल इश्यूज होते हैं उनको आपकी लेजिस्लेशन के थ्रू भी कवर किया जाता है। देन ये अफेक्टेड पार्टी कैन क्लेम द डैमेज फॉर इंजरीज और लॉसेस काज्ड बाय द ड्यूटी होल्डर। अब इसमें एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। अब ड्यूटी होल्डर जो बिजनेस होता है यूजली आपका, तो उसकी कुछ ड्यूटीज होती है, अगर वो उनको ब्रीच कर दिया तो उसको हम उस टर्म को कहते हैं जो ऑफिशियल टर्म है ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। तो इसमें ये अफेक्टेड पर्सन जो होता है वो कोर्ट में जाके क्लेम करता है
कि ये एक ड्यूटी होल्डर था, उसने ये एक स्पेसिफिक एबीसी ड्यूटी थी, उसकी ब्रीच की, मैं उसको पूरा नहीं किया, फुलफिल नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, मुझे कंपनसेशन दी जाए। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी लायबल फॉर द ब्रीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर आप जज साहब के सामने ये साबित हो जाए कि जो ड्यूटी थी उसका ब्रीच हुआ है, तो उसकी वजह से जो आप ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको डिफरेंट किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज बियर करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनसेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है, जो कि मेडिकल कॉस्ट हो सकती है, या डिफरेंट किस्म की रिहेबिलिटेशन कॉस्ट हो सकती है। देन जी आपकी अदर कॉस्ट आ सकती हैं, लाइक सिविल लॉ के क्लेम्स हो सकते हैं, या लीगल फीस वगैरह हो सकती हैं जो आपने लॉयर वगैरह या आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर की थी या लॉ फर्म हायर की थी। देन जी आप कोर्ट देखेगी, अगर कोर्ट के सामने कोई ऐसे इश्यूज आ जाते हैं बहुत क्रिटिकल है, हजार्डस है, तो हो सकता है वो पूरी एक्टिविटी बंद करवा दे, आपका काम ही बंद करवा दे। और भी डिफरेंट किस्म की वार्निंग्स वगैरह या फाइन्स वगैरह भी इसमें से ट्रिगर हो सकते हैं। या आपकी रेपुटेशनल डैमेज आपको बियर करनी पड़ सकती है इस केस के जो उसकी आउटकम है उसके वजह से। अब ये जो आपका सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ का जो फोकस था बेसिकली वो था डिटरेंस पे और आपकी पनिशमेंट पे, ताकि लोग जो है लॉ को फॉलो करें। जो सिविल लॉ होता है इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो कंपनसेशन होता है, ताकि जो अफेक्टेड पार्टी है उसको कंपनसेट किया जा सके कोई उसका नुकसान हुआ। अब सिविल लॉ में एक टर्म और यूज होती है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस विक्टिम्स ऑन कंट्रीब्यूशन टू द हार्म। अब इसमें अगर जज साहब के सामने ये साबित हो कि जनाब जो विक्टिम है उसकी अपनी भी इन्वॉल्वमेंट है उस हार्म के अंदर, तो फिर इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब इसकी वजह से जो उसको कंपनसेशन मिलेगी वो कम हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि उसकी अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो कितनी ज्यादा है। अब इस सिविल लॉ को जरा ब्रीफली दोबारा से जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बेसिकली सिविल लॉ क्या होता है, अगर आपकी सोसाइटी का कोई भी सेक्टर, इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो समय की उसका किसी बिजनेस की वजह से नुकसान हो गया, तो वो कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है। अब वहां पर जज साहब बैठे हैं, वो उसको सुनेंगे। उसमें जो बर्डन ऑफ द प्रूफ होता है वो क्लेमेंट पे होता है, उसने साबित करना होता है जाके कि जनाब ये हमारा ड्यूटी होल्डर है, उसकी ये जिम्मेदारी थी, उसने उसको फुलफिल नहीं किया। अब जज साहब जो है उस दोनों की सुनेंगे, जो आपका क्लेमेंट है और जो ड्यूटी होल्डर है। उसके बाद ऑन द बैलेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, एक और टर्म है, लीगल टर्म है, उसकी बुनियाद पर फैसला करेंगे। अब बैलेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये है कि जो आपके जज साहब हैं वो देखेंगे कि इस नुकसान के अंदर दोनों पार्टीज में से किसका कितने परसेंट रोल है। लेट्स से अगर ड्यूटी होल्डर का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 60% आती है, और जो क्लेमेंट है उसकी भी 40% निकल आती है, या क्लेमेंट की नहीं भी निकलती, लेकिन जो ड्यूटी होल्डर था उसकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने 70% ब्रीच की, तो इसको अब उस बुनियाद पर वो फैसला करेंगे कि उसको कितना ज्यादा जो है वो जुर्माना या कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अब इस केस के जब फैसला आता है वो अब ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है। अब उसके आउटकम्स के अंदर आपको कंपनसेशन की फीस देनी पड़ सकती है, वो मेडिकल की फॉर्म में हो सकती है, रिहेबिलिटेशन हो सकती है, अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। देन भी उसके अदर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। आपने कोई क्लेम था किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, अगर वो जीत जाते हैं तो उस क्लेम की कोई लमसम अमाउंट हो सकती है। देन जी जो आपने फर्म हायर की थी, जो आपकी तरफ से केस लड़ रही थी, हो सकता है उसकी जो फीस है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। उसके अलावा आपकी रेपुटेशनल डैमेजेस वगैरह और इस किस्म की जो लॉसेज हैं वो भी आपको बियर करने पड़ेंगे। और जो इस सिविल लॉ का मेजर पर्पज होता है, जो प्रिंसिपल है, वो होता है कंपनसेशन, ताकि अगर कोई भी अफेक्टेड पर्सन है तो उसको कंपनसेट किया जा सके, उसका नुकसान का जो अजाला किया जा सके। नेक्स्ट गाइडलाइंस है, अब अंडरस्टैंड करते हैं गाइडलाइंस क्या होती है। नॉट बाइंडिंग, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, बट रादर प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। जी, अब गाइडलाइंस क्या होती हैं कि आपने कोई स्पेसिफिक कंप्लायंस अचीव करना है, तो उसके लिए आपको ऐसी रिकमेंडेशंस, एडवाइस, सेट ऑफ एक्शंस या प्रिंसिपल जो आपके ऊपर बाइंडिंग तो नहीं है, लीगली आप उसको फुलफिल करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, आपको अवेलेबल है। तो ऐसी जो गाइडलाइंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है उनको हम गाइडलाइंस कहते हैं। अब ये ऑफिशियल हो सकती है, नॉन ऑफिशियल होती हैं। ऑफिशियल जो होती हैं आपको यूजुअली जो आपकी गवर्नमेंट की बॉडीज होती है, रेगुलेटरी बॉडीज, उनसे मिल जाती हैं। और जो नॉन ऑफिशियल होती हैं वो आपको डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स वगैरह से मिल सकती हैं। अब इनकी फर्दर रिकमेंडेटरी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और इंफॉर्मेटिव होती हैं। अब जो रिकमेंडेटरी होती हैं ये ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इंडस्ट्री में यूज हो रही हैं, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, और आप भी स्पेसिफिक कंप्लायंस अचीव करने के लिए उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ऐसी गाइडलाइंस को हम क्या कहते हैं, रिकमेंडेटरी होती है। फॉर एग्जाम्पल HSC हेल्थ सेफ्टी एग्जेक्टिव यूके, वो रिकमेंड करता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम डिस्प्ले देखते हैं ज़्यादा देर तक, उनको इफेक्ट सफिशिएंट ब्रेक्स दी जाए। इसी तरह ये अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट जो बॉडी है, जो आपको रिकमेंड करती है हैजार्डस सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको TLV, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस देती है। तो ये तो अब पूरी ग्लोबली एक्सेप्टेड है, उनको यूज किया जाता है।
तो ये गाइडलाइंस है जिनको आप अडॉप्ट करके स्पेसिफिक जो कंप्लायंस है वो अचीव कर सकते हैं। देन फ्लेक्सिबल क्या होती है, ये ऐसी होती है जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसी गाइडलाइंस को आप फ्लेक्सिबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आईएसओ का स्टैंडर्ड है, आपने वो इंप्लीमेंट तो नहीं किया, लेकिन उसी उसके जनाब सेट ऑफ एक्शन है जो कहते हैं कि आप रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करें। अब वो आपको ये बता देता है कि आप रिस्क असेसमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करें या कंडक्ट करें। अब वो आपके ऊपर है कि जनाब कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। आप कोई भी हैजअप यूज करते हैं, फीमा यूज करते हैं, जेएसए यूज करते हैं कि हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है। तो ऐसी जो गाइडलाइन जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, टेलर करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल कहलाती है। देन जी इंफॉर्मेटिव आती है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है स्पेसिफिक जो आपकी कंप्लायंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए या फर्दर जो उसमें परफॉर्मेंस है बेहतर करने के लिए। फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड हैं, आपने एक अडॉप्ट किया हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल के थ्रू पता लगता है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड अगर आप वो अडॉप्ट कर ले वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो ऐसी तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, इवन फ्रेमवर्क्स पूरे जिनको आप अडॉप्ट करते हैं लेकिन वो आप पे बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन उनका पर्पस ये होता है कि जो आपकी कंप्लायंस लेवल है वो अचीव कर सकें, तो उनको हम गाइडलाइंस कहते हैं। स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं क्या होते हैं जी। एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड एस्टैब्लिश मैंडेटरी एंड स्पेसिफिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट आउटलाइन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर एचएससी परफॉर्मेंस। ये आपके एचएससी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आपके फ्रेमवर्क्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होते हैं, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो डेजिग्नेटेड होती हैं, हर किसी को पता होता है उसका क्या रोल है। और जो सेट ऑफ एक्शंस होते हैं उनके सीक्वेंस का सबको पता होता है। तो इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होती, इसी वजह से ये आसान कन्वीनियंट होते हैं अपनी एचएससी को एग्जीक्यूट और इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। देन जी ये इफेक्टिव होते हैं चूंकि ये वक्त के साथ डिवेलप हुए हैं, हिस्ट्री है इनकी लॉन्ग, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड होते हैं। तो इनकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो अच्छी होती है और जो आपकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी होती है वो इनसे इम्प्रूव होती है। देन जी इनका एक और खासा है, ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देते हैं आपको वक्त के साथ साथ। आपका जो सिस्टम है वो मिच्योर से मिच्योर होता जाता है अगर आप अच्छे से मॉनिटरिंग और रिव्यू करते हैं। देन प्लस पॉइंट ये होता है कि साथ आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ये कवर कर देते हैं। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या होती हैं। मैंडेटरी होते हैं जी, आप लीगली हो सकते हैं या क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उसकी वजह से आपको ये फॉलो करना पड़ सकते हैं। देन स्पेसिफिक होते हैं, हो सकते हैं ये जो आपके स्पेसिफिक रेलिवेंट टू द स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, उससे स्पेसिफिक उसको कवर करते हैं। मेजरेबल होते हैं जी, इसमें आपका जो कंप्लायंस लेवल है और आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप डिफरेंट इंडिकेटर सेट करते हैं, उसके बाद फिर आप उनकी जो आपकी जो कंप्लायंस लेवल और जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कंसिस्टेंट होते हैं जी, कंसिस्टेंट अप्रोच देते हैं आपको, जो वक्त के साथ मेच्योर होती है और आपकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में हेल्प कर रही होती है। अगर जी आप इनकी कंप्लायंस नहीं करते, तो इसमें एक और पॉइंट जो गाइडलाइंस के हवाले से मैंने डिस्कस की थी। अगर आप स्टैंडर्ड्स जो हैं सिर्फ अपनी उसकी गाइडलाइंस को यूज एज ए गाइडलाइन यूज कर रहे हैं, आपने सर्टिफिकेशन नहीं ली किसी बॉडी की या आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो देन जो इनकी जो सेट ऑफ एक्शंस होते हैं उनको हम गाइडलाइंस कह रहे होते हैं। जिससे हमने रिस्क असेसमेंट की मिसाल दी थी कि आईएसओ कहता है रिस्क असेसमेंट करें। देन लेकिन अगर आप क्लाइंट रिक्वायरमेंट या किसी वजह से अगर आपने स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया और आपने सर्टिफिकेशन ले ली है, तो फिर ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप इसके साथ कंप्लाई करें। इसी तरह आपको लीगल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, आपको लॉ कह सकता है जी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है कोई भी सब्जेक्ट मैटर को हैंडल करने के लिए। तो जी आप इम्प्लीकेशन ये अगर आप इसे वायलेट करते हैं या इसको ब्रीच करते हैं, नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो आपकी सर्टिफिकेशन या एक्रीडेशन जो वो लॉस हो सकती है, बिजनेस इंपैक्ट आ सकता है, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। अब आप ग्लोबल दुनिया में अगर जितने आप स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, क्लाइंट या आप जो कस्टमर्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि जिन कंपनीज ने ये स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हुए हैं हम उनके साथ काम करेंगे। फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, रेगुलेटरी एक्शंस हो सकते हैं। देन जी आपकी लीगल लायबिलिटी, अगर आप तो कानून ने कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अडॉप्ट करने का कार्य नहीं करते, तो प्रोसिक्यूशन हो सकती है, फाइन हो सकते हैं, जुर्माने वगैरह, ये चीज़ें आपके फेस करनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं। अभी तक हमने चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब इस टॉपिक को भी आप उम्मीद करता हूँ अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। नहीं जी, नॉट लॉज रादर इन स्टैंडर्ड्स एंड कन्वेंशन और ट्रीटीज। अब इंटरनेशनल बेसिकली कोई ऐसा ग्लोबली हार्मोनाइज लॉ एचएससी के हवाले से नहीं मौजूद जिसको हम लॉ कह सकें, जिसकी यानी कि एप्लीकेशन जो है फोर्सफुली लॉ को यूज करते हुए करते हैं। रादर ये क्या होते हैं जी, स्टैंडर्ड्स होते हैं, कन्वेंशन हो सकती हैं, ट्रीटीज हो सकती हैं बिटवीन कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन। अब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं बाज़ औक़ात
अब हो सकता है वो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से जब आप उसे फॉलो कर लेते हैं तो वो आपके लिए ऑब्लिगेशन बन जाता है। इसी तरह अगर आपका कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो आपकी जो कंट्री है, जहाँ रीजन है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, उसकी जो लेजिस्लेटर्स हैं वो उसको अपने कानून का हिस्सा बना लेते हैं, मैंडेटरी कर देते हैं, रेगुलेट कर देते हैं कि आपने इसको फॉलो करना है। तो फिर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनकी भी लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। इसी तरह जी कन्वेंशन आईएलओ है आपका, वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस देता है आपको, रिकमेंडेशंस देता है, स्टैंडर्ड्स देता है। अब आईएलओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन पे मैंडेटरी होता है कि उन्हें फॉलो करें। अब कुछ ज्यादातर बल्कि काफी कंट्रीज क्या करते हैं, वो आईएलओ के जो कन्वेंशन या रिकमेंडेशन होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अपने कानून का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी लेजिस्लेशन से पास करवा लेते हैं। तो इस तरीके से जो ये जो कन्वेंशन हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, वो उनके मुल्क का कानून बन जाते हैं। अब ये जी किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं एचएससी के अंदर। नंबर वन जी, ग्लोबल कंसिस्टेंसी मिल जाती है। अब ग्लोबली जो एक चीज यूज हो रही होती है और सेम तरीके से यूज हो रही होती है, तो वो उसके अंदर क्या जी आपकी कंसिस्टेंसी आ जाती है। आप कहीं भी चले जाएं, आपके लिए वो क्या होता है, कंसिस्टेंट प्रोसेस बन जाता है। ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं और रोबस्ट होते हैं। अब दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं वो एक ही चीज को फोकस कर रहे हैं, सबकी राय आ रही है, ओपिनियन आ रही है, एक्सपर्टीज आ रही है। तो इससे जो उसकी एक्सेप्टेंस लेवल है वो ग्लोबल हो जाता है। देन जी ग्लोबल कंसेंसस भी आ जाता है ऑब्वियसली इसके अंदर, क्योंकि ग्लोबली जो एक्सपर्ट है वो मिलके बना रहे हैं। तो उनका जो अप्रोच है उसमें कंसेंसस आ जाता है, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाती है ऑब्वियसली। देन जी आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है इसके अंदर, जो आपकी टेक्नोलॉजीज आप इंटरनेशनली यूज कर रहे हैं, उनका लेवल भी जो है वो ग्लोबल हो जाता है। और जो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं यूजली, वो भी अब ग्लोबल लेवल पे आ रहे होते हैं। तो इस वजह से जो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी बड़ी रोबस्ट और अच्छी होती है। अब अगर इंटरनेशनल लॉ को हम अच्छे से सिंपल करके अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लॉज बेसिकली ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करते कि हम उनको लॉफुली इन्फोर्स कर सकें, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स या अथॉरिटीज होती हैं, और जो हमारा इंटरनेशनल कस्टमर है, क्लाइंट है, वो इसकी जो इफेक्टिव एप्लीकेशन और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं या अथॉरिटीज होती हैं, वो जो आपके स्पेसिफिक लॉज जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड हैं, जब उनको अपनी लेजिस्लेशन का पार्ट बना लेती हैं और रेगुलेट कर देती हैं, तो फिर उस रीजन के तमाम जो इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस हैं, उनके लिए लाजिम हो जाता है, उनके लिए एक लीगल लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इसी तरह जो आपका इंटरनेशनल कस्टमर या क्लाइंट होता है, अब चूंकि आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं और वो एक रिक्वायरमेंट रख देता है कि हम उसके साथ बिजनेस करेंगे जो इन स्पेसिफिक लॉज को फॉलो करेगा, उनकी सर्टिफिकेशन लेगा। तो फिर इस तरीके से क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए लाजिम हो जाता है कि बिजनेस हासिल करने के लिए वो इन स्टैंडर्ड्स और लॉज को फॉलो करें और इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरीके से जो होता है जी आपकी जो ये दो फैक्टर, इंटरनेशनल कस्टमर और गवर्नमेंट्स, वो इफेक्टिवली इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करवा रही। नेक्स्ट है जी इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये क्या होती हैं और ये कैसे हेल्प करती हैं। स्टैब्लिश मेथड्स एंड टेक्निक दैट हैव प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन एचएससीज। अब ये ऐसी टेक्निक्स और मेथड्स हैं जो यूज हो रहे हैं बड़े अरसे से फील्ड में और बड़े इफेक्टिव है हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, उसको इफेक्टिवली मैनेज करने में। क्या है जी, बेंच मार्किंग, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद इंडस्ट्री लीडर्स एंड पीयर। अब बेंच मार्किंग एक टेक्निक है, ये बहुत यूज होती है ग्लोबली। अब इसके अंदर क्या करते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं या तो इंडस्ट्री का जो लीडर है उसके साथ जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, या कोई आपके कंपेटिटर इंडस्ट्री है जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर जा रही है, आप भी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ अपनी प्रैक्टिसेस को या परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इसके अंदर आप देख कंपेयर कर सकते हैं अपने इंसिडेंट रेट्स वगैरह, इंजरीज वगैरह, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह, रिस्क असेसमेंट मेथड्स वगैरह, जेएसए, और डिफरेंट किस्म के जो प्रोसीजर्स वो अडॉप्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। तो आप उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, उनसे लर्न कर सकते हैं, अपनी चीजें बेहतर कर सकते हैं। देन आ जाता है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यूस अपडेटिंग एंड रिफाइनिंग। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप अपनी बड़ी जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लीडर है, उनके अपने डिपार्टमेंट होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से। तो वो लोग कंटिन्यूसली उस पे जनाब अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो यूज करते हुए, जो उनका बिजनेस है उसके हवाले से जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं, अपनी जो मौजूदा बिजनेस की परफॉर्मेंस है या एक्टिविटीज है उनको एनालाइज करते हैं, रिफाइन करते हैं और कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह दुनिया में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडीज हैं, जो गवर्नमेंट भी हैं और नॉन गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है उसे कंटिन्यूसली कर रही होती है। फॉर एग्जांपल नायोश है, इस तरह एपीआई है,
तो इस तरह की बॉडीज होती हैं जो कंटिन्यूसली क्या कर रही होती हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे रिसर्च कर रही होती हैं और जो चीज़ों को है वो डेवलप कर रही होती है, इनोवेशंस ला रही होती है। तो वहां से भी जनाब हम अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए एडवाइस वगैरह ले सकते हैं। देन जी लेसन लर्न आ जाता है। आपके जो इंसिडेंट पास्ट में हो चुके हैं आपकी इंडस्ट्री में या दूसरों में, उनसे आप लेसन लर्न कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं वहाँ क्या गलती हुई थी, कैसे हुई थी, चीज़ों को बचाने के लिए, रियकरेंस के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2010 के अंदर एक डीप वाटर लेसन एक इंसिडेंट हुआ था। तो उसकी वो बाद जो है उसकी बहुत इन्वेस्टिगेशंस हुई कम्प्रिहेंसिव लेवल पर, बहुत काम हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई। उसके बाद जो हमारी रेगुलेशन है स्पेशली स्पेसिफिक टू दैट रीजन, वो बहुत इंप्रूव की, स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए। तो आप लेसन लर्न है कि जिसमें आप अपनी जो पास्ट की जो मिस्टेक्स होती हैं या इंसिडेंट्स होते हैं उनसे सीखते हैं। वो आपके भी हो सकते हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं। देन जी कोलैबोरेशन है दुनिया में। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह ओशा है, वो ऐसे कैंपेन्स चलाती हैं जिनके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर वो पहले अनाउंस करती हैं कि जी हम इस पे काम करने जा रहे हैं। तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ, एजेंसीज के साथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पर, तो वहाँ से आप जो है अपने एचएससी के सोल्यूशन जो है वो ले सकते हैं या इनोवेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप एचएससी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हमने देखा है कि हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि एचएससी के जो लेजिस्लेशंस और फ्रेमवर्क्स हैं वो क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके साथ कंप्लाई करना क्यों जरूरी है। नंबर वन, लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन। जी किसी भी बिजनेस की ये लीगल और सोशल ऑब्लिगेशन है कि उसके काम की वजह से किसी भी रेलिवेंट पर्सन, जो कि वर्कर हो सकता है, विजिटर हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, पब्लिक हो सकती है, कोई भी, उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो आपका इन्वायरमेंट है जिसमें आप काम कर रहे हैं या जहां आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज जा रही हैं, उस इन्वायरमेंट को भी आपकी अंडरटेकिंग की वजह से किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम एचएससी की कंप्लायंस करें। देन फर्दर जी आपके रिड्यूस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी। जो आपके इंसिडेंट्स होते हैं जिससे वर्कर वगैरह का, प्रॉपर्टी का, एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, वो कम हो जाते हैं। आपका एनवायरनमेंट सेफ हो जाता है। आपकी जो रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है। आपकी डिफरेंट किस्म की कॉस्ट, जो कि आपको मेडिकल कॉस्ट, इक्विपमेंट लॉस कॉस्ट, इक्विपमेंट रिपेयर कॉस्ट, वर्कर की जो न्यू हायरिंग करनी है उसकी कॉस्ट, मुख्तलिफ किस्म की जो कॉस्ट, फाइन वगैरह, उन सब से आप बच जाते हैं। देन ये आपके बिजनेस की एफिशिएंसी और जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियसली जब आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, जब आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे, तो आपकी डिफरेंट किस्म की कॉस्ट नहीं आ रही, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज करेगी। इसके साथ अगर आप इन चीज़ों से कंप्लाई करते हैं तो आपकी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल हो जाए। नॉन कंप्लायंस की क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लीगल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और ह्यूमन हो सकती हैं। प्रोसिक्यूशंस हो सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट्स हो सकती है, सिविल लाइबिलिटी के हैवी जो केस है वो आपको हैवीली डैमेज कर सकते हैं। आपको जुर्माने हो सकते हैं हैवी और आप जेल भी जा सकते हैं, मैनेजर से डायरेक्टर लेवल से लेके वर्कर लेवल तक। देन जी फाइनेंशियल, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम जो होते हैं, जो आपने प्रोटेक्शन कवर लिए हुए हैं, उनके जो रेट्स हैं वो बहुत हाई हो सकते हैं अगर आपके रिस्क लेवल हाई है। प्रोडक्शन की अगर आपका वर्कर छुट्टी पे चला गया, बीमार हो गया, चोट लग गई है और डिफरेंट वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है वो डिले हो सकती है, उसका नुकसान हो सकता है। आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी, बिजनेस जाएगा आपसे, वर्क आपका क्लाइंट कस्टमर जो है वो हेजिटेट करेगा काम करने में। ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन हो सकती हैं जी, एक्सीडेंट इंजरीज की वजह से जो आपका वर्कर का जो टाइम है वो वेस्ट होगा, आपका जो उसका जो काम करने का एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगी, आपके ऑपरेशन मुतासर हो सकते हैं। इक्विपमेंट डैमेज हो गया, हैवी रिपेयर्स की वजह से, या इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, आपके जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ तो अब आपको क्लीन अप वगैरह करने में जनाब वो जो टाइम लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, तो ये चीज़ें आपके ऑपरेशंस को भी हाल्ट कर सकती है, मुतासर कर सकती है। ह्यूमन इम्प्लीकेशन, आपके वर्कर्स का मोरल डाउन होगा, उनकी एफिशिएंसी वगैरह वो भी डाउन होगी, उनकी वेलबींग भी मुतासर होगी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी की, आपका वर्कर जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, नॉट गुड। देन जी ट्रॉमा और पीएटीएसडी, अगर आप शॉकिंग एक्सीडेंट वगैरह कोई देख लेते हैं, सीन देख लेते हैं ऐसा, तो उससे जनाब उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि बहुत देर तक उसको हॉन्ट कर सकता है, उसको मेंटली। तो ऐसी चीजें सारी आप जो है वो फेस कर सकते हैं। जी, टॉपिक कवर किया, कंक्लूड करते हैं जी। एचएससी रेगुलेशन, स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइन, प्रिंसिपल्स, फ्रेम ऑफ वर्क्स होते हैं ताकि हम इनको अडॉप्ट करके अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करें और अपनी जो लॉसेज हैं वर्कर की और बिजनेस की और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करें। क्रिमिनल लॉ जी लेजिस्लेशंस होती हैं, पास करती है गवर्नमेंट। इनको ना, अगर आप इनको कंप्लाई नहीं कर पाते, ये क्राइम होता है, उसके जनाब बड़े सीवियर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सिविल लॉ क्या है जी, ये आमतौर पर आपके जो सिविल राइट से मुतल्लिका होते हैं। अगर आपका कोई अफेक्टेड पर्सन है
वो क्लेम कर सकता है कोर्ट में जाके, जिसकी वजह से आपको कंपनसेशन और डिफरेंट किस्म के कॉस्ट जो है बियर करनी पड़ सकती है। गाइडलाइंस क्या होती हैं जी? बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो आप पे मैंडेटरी तो नहीं होती, लेकिन आप अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को बेहतर करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जी? एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क्स होते हैं, जो आपको लीगली या फिर क्लाइंट की वजह से जो आप ऑब्लिगेशन बन जाती हैं और आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। ये फ्रेमवर्क्स होते हैं जो सिस्टमैटिक तरीके से आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। देन जी इंटरनेशनल लॉ क्या होता है जी? बेसिकली जब जो हमारे इंटरनेशनल लॉ, ऐसे तो कोई नहीं है जो लॉफुली इन्फोर्स हो सके, लेकिन जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड हैं या कन्वेंशन हैं ILO के, उनको जब हमारी गवर्नमेंट्स अपने कानून का हिस्सा बना लेती हैं तो हमारी ऑब्लिगेशन बन जाती है। इसी तरह जब हमारे क्लाइंट जो होते हैं या कस्टमर होता है, वो अगर उसकी रिक्वायरमेंट बन जाए, तो फिर भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इनको अडॉप्ट करना पड़ता है, और उस तरह से हमारी ऑब्लिगेशन बन जाती है। इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिस पे बेंचमार्किंग आ जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है, लेसन लर्न और कोलैबोरेशन आ जाता है। इन टेक्निक्स को यूज करते हुए हम अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव कर सकते हैं। देन जी इंपॉर्टेंस और कॉन्सिक्वेंसेस हेल्थ एंड सेफ्टी से जी हमारे लॉसेस बचते हैं, हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल और जो सोशल ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल होती है। देन जी बिजनेस सस्टेनेबल होता है, प्रॉफिटेबल होता है। नहीं करेंगे तो जी हमारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ऑपरेशनल हो सकते हैं, देन फाइनेंशियल और ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। जी, ये हमारा आज का टॉपिक था जी। उम्मीद करता हूँ जी आपके लिए हेल्पफुल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो जी आपके देखने का, आपकी सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट वीडियो जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।